जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सूरज सोनी मैथ एकेडमी में। दोस्तों, आज से हम कक्षा 10 के लिए गणित का अनसॉल्व शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, पहले हम 2022 के सभी सेट अर्थात 7 सेटों को हल करेंगे, उसके बाद हम उससे पहले के वर्षों के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अनसॉल्व पेपर 2022 का सेट 1, जिसका कोड है दोस्तों 822 AV, और ये अनसॉल्व पेपर है दोस्तों गणित कक्षा 10 का यूपी बोर्ड का। दोस्तों, एक अनसॉल्व पेपर को हम 2 भाग में सॉल्व करेंगे, अर्थात 2 वीडियोज में सॉल्व करेंगे। तो भाग 1 में दोस्तों प्रश्न 1 से हम प्रश्न 4 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जबकि भाग 2 में हम प्रश्न 5 से प्रश्न 7 तक के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पहले जो पेपर का मॉडल था अर्थात पहले जो पेपर का पैटर्न था, उसमें केवल 6 नंबर के ही बहुविकल्पी प्रश्न आते थे और उस पर टिक करना था। बट दोस्तों, अब जाकर जो पेपर का मॉडल है वह चेंज हो चुका है। अब दोस्तों 20 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, जिनके लिए हमें गोला भरना होता है। तो दोस्तों, अब बहुविकल्पी प्रश्न को भी ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो दोस्तों, सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को। तो प्रश्न संख्या पहले का क्या है दोस्तों? दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। क्या पूछा गया है? अभाज्य संख्या। तो दोस्तों, आप अभाज्य संख्या के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है, ताकि अगर इससे रिलेटेड आपके पेपर में कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसे अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से कटती हैं, अर्थात एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से नहीं कटती हैं। तो दोस्तों, जैसे अगर हम 2 को ले लेते हैं तो 2 केवल 2 से कटेगा और 1 से कटेगा, अर्थात इसके केवल 2 गुणनखंड है, इसलिए क्या है? अभाज्य संख्या है। ऐसे ही अगर हम 3 को ले लेते हैं तो 3 केवल 3 से कटेगा और दोस्तों 1 से कटेगा, तो इसलिए भी क्या होगी? एक अभाज्य संख्या होगी। किंतु दोस्तों, अगर हम 4 को ले लेते हैं तो यह 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, अर्थात इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब 5 ले लेते हैं। जैसे 5 से कटेगा और 1 से, इसलिए भी अभाज्य संख्या है। ऐसे ही 7 ले लेते हैं तो 7 से कटेगा और 1 से कटेगा, अर्थात इसके भी 2 गुणनखंड है, इसलिए यह भी क्या है दोस्तों? अभाज्य संख्या है। अब हम ऑप्शन में चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन पहला क्या है? 0। देखिए दोस्तों, 0 सभी संख्याओं से कट जाता है, अर्थात अगर हम 0 बटा कुछ भी करें तो उसका मान 0 ही होता है, इसलिए 0 अभाज्य संख्या नहीं है। अब दोस्तों दूसरा ऑप्शन है 1। देखिए दोस्तों, 1 केवल 1 से ही कटेगा, अर्थात केवल इसके 1 गुणनखंड है, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या होने के लिए क्या होनी चाहिए दोस्तों? 2 गुणनखंड, एक तो वह स्वयं से कटे, दूसरा 1 से भी कटे। ऑप्शन थर्ड क्या है दोस्तों? 2। तो आप देख सकते हैं 2 क्या है? अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 से कटेगा और 1 से कटेगा, अर्थात इसके केवल 2 गुणनखंड हैं, इसलिए यह अभाज्य संख्या है। ऑप्शन फोर्थ क्या है दोस्तों? 8। तो 8 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, अर्थात इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है। तो दोस्तों, हमारा ऑप्शन थर्ड सही है, 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या पहले के खा पर। क्या है दोस्तों? समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्तर होगा। क्या पूछा गया है दोस्तों? विविक्तर। तो आपको विविक्तर का फार्मूला पता होना चाहिए। तो पहले हम लिख लेते हैं दोस्तों विविक्तर का फार्मूला क्या होता है। तो इसका हल कर लेते हैं। विविक्तर बराबर होता है दोस्तों, इसे d से प्रदर्शित करते हैं। d बराबर होता है b² - 4ac, अर्थात दोस्तों हमें a, b, c की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी हम विविक्तर ज्ञात कर सकते हैं। हमें कौन सा समीकरण दिया गया है दोस्तों? द्विघात समीकरण, क्योंकि इसमें चर की घात कितनी है? 2। तो इसमें हम द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है उससे तुलना कर देंगे। तो इस समीकरण में हम किससे तुलना करेंगे दोस्तों? ax² + bx + c = 0 से तुलना कर देंगे। तो दोस्तों ये कितना है? 3x², ये कितना है? ax², अर्थात a के स्थान पे कितना है? 3। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 3, जबकि यहाँ पर प्लस bx है, यहाँ पर क्या है? -2x, अर्थात b के स्थान पे कितना है दोस्तों? -2, और यहाँ पर प्लस 1/3 है, यहाँ प्लस c है, अर्थात c के स्थान पे कितना है? 1/3। तो हमने दोस्तों a, b, c का मान निकाल लिया है।
अब हम विविक्तर वाले सूत्र में इनको रख देंगे तो हमें विविक्तर प्राप्त हो जाएगा। तो विविक्तर वाले फार्मूले में रख देते हैं। d बराबर क्या है दोस्तों, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान क्या है, -2, अर्थात -2 का स्क्वायर और -4 कहाँ का है दोस्तों, फार्मूले का, गुणे a का मान कितना है 3 और c का मान कितना है दोस्तों 1/3। यहाँ देखिए दोस्तों, जब माइनस का हम स्क्वायर करते हैं तो माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, अर्थात ये प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4। और दोस्तों आप देख सकते हैं 3 3 तिर्यक कट जाएंगे, 4 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 4 एकम 4 और माइनस चिन्ह लगा है तो इसलिए क्या हो जाएगा -4। तो आप देख सकते हैं +4 -4 कट जाएंगे, कितना बचेगा दोस्तों 0, अर्थात इसका ऑप्शन 4 क्या है, सही है। तो दोस्तों आप विविक्तर के फार्मूले को अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप उसे अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न संख्या पहले के गा पर। ए क्या दिया है, साइन a बराबर 3/5 हो तो कास a का मान होगा। दोस्तों यहाँ पर हमें साइन a का मान दिया है और कास a का मान पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर ऐसा फार्मूला लगाएंगे जिसमें साइन a और कास a दोनों आता हो। तो इसका हल कर लेते हैं दोस्तों एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर a प्लस कास स्क्वायर a बराबर 1। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, कास a, अर्थात कास स्क्वायर a का मान निकालेंगे तो साइन स्क्वायर a इधर चला आएगा, अर्थात कास स्क्वायर a बराबर हो जाएगा 1, a इधर प्लस है दोस्तों, उधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर a। बट हमें किसका मान चाहिए, कास a का। एक किसका है, कास स्क्वायर a का। तो कास a का मान निकालेंगे, इधर क्या लग जाएगा दोस्तों, अंडर रूट, स्क्वायर इधर आएगा क्या लग जाएगा, अंडर रूट अर्थात करड़ी। तो करड़ी में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, कास a बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन a का मान क्या है 3/5, यहाँ स्क्वायर है अर्थात हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर। इसे हल कर लेते हैं, अंडर रूट 1 माइनस, देखिए दोस्तों 3/5 का होल स्क्वायर अर्थात 3 का स्क्वायर भी करना है और 5 का स्क्वायर भी करना है, तो 3 त्रिका हो जाएगा 9 और 5वां 25। इसे हल कर लेते हैं दोस्तों, तो 25 एकम 25 और -9/25 है तो कितना हो जाएगा दोस्तों 25, या ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट 25 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा दोस्तों 16 और बटा 25 है तो बटा कितना हो गया 25। दोस्तों अंडर रूट का मतलब क्या होता है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो 16 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों 4 और 25 का कितना होता है 5, अर्थात 4/5 आंसर आ गया। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन सेकंड क्या है 4/5, अर्थात ऑप्शन सेकंड सही है। तो दोस्तों आशा करते हैं ये तीनों प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। आप इन्हें पोज करके नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न संख्या पहले का घा क्या है दोस्तों, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, त्रिभुजों की भुजाओं में अनुपात होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें उनके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है और उनके भुजाओं का अनुपात पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर एक फार्मूला का यूज होगा जिसे हम लिख रहे हैं। दोस्तों जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है वह उनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात अगर हम पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लेते हैं a1, दूसरे का मान लेते हैं a2 और पहले त्रिभुज की भुजा को मान लेते हैं x और दूसरे त्रिभुज की भुजा को मान लेते हैं y, तो a1/a2 बराबर होता है दोस्तों x/y का होल स्क्वायर। अर्थात दो समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है वह उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। बटा का मतलब क्या होता है दोस्तों, अनुपात। तो हमें यहाँ पर त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, अर्थात a1/a2 का मान दिया है, हमसे भुजाओं का अनुपात पूछा गया है। तो दोस्तों अगर हम भुजाओं का अनुपात निकालेंगे तो जो स्क्वायर है इधर या इधर आएगा तो क्या लग जाएगा दोस्तों, अंडर रूट। तो हम लिख सकते हैं x/y बराबर अंडर रूट a1/a2। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, अंडर रूट a1/a2 अर्थात क्षेत्रफलों का अनुपात। तो हमें क्या दिया है दोस्तों 4:9। तो अनुपात को हम क्या लिख सकते हैं, बटा में, अर्थात 4/9। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अंडर रूट 4/9 है, अर्थात इसका वर्गमूल निकालना है। तो 4 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों 2 और 9 का क्या हो जाएगा 3, अर्थात 2/3। तो इसे हम अनुपात में लिखना चाहें तो दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं 2:3। तो 2:3 कहाँ है दोस्तों, ऑप्शन 1 में, अर्थात ऑप्शन 1 सही है। तो दोस्तों इस पर कई क्वेश्चन पूछे गए हैं।
तो आप इस फार्मूले को याद रखिएगा कि जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है वह उनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ओके दोस्तों, आते हैं पहले के अंगा वाले प्रश्न पर। क्या दिया है दोस्तों? 3, 4, 6 तथा यक्स का समांतर माध्य 5 है, अर्थात इन संख्याओं का समांतर माध्य हमें दिया गया है, तो यक्स का मान होगा, हमें यक्स का मान ज्ञात करना है। तो इसका हल कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा दोस्तों समांतर माध्य का। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है? समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग, अर्थात जितने पद रहेंगे उनका योग, पदों का योग बटा पदों की संख्या, जितनी उनकी संख्या रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या दिया है? 3, 4, 6 तथा यक्स का समांतर माध्य 5 है, अर्थात समांतर माध्य का मान हमें कितना दे दिया है? 5। और पद कौन कौन से हैं दोस्तों? 3, 4, 6 तथा यक्स, अर्थात इनका योग, योग का मतलब क्या होता है? जोड़। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 + 4 + 6 + यक्स बटा पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है दोस्तों? 1, 2, 3, 4। इन्हीं चारों संख्याओं का तो हमें समांतर माध्य 5 दिया है, अर्थात पदों की संख्या कितनी है? 4। तो इसे हम दोस्तों इधर हल कर लेते हैं। ये कितना है? 5 बराबर, हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों? यक्स का मान। तो 5 बराबर हो जाएगा, इधर देखिए दोस्तों, 6, 4, 10, 10, 3, 13, 13 + यक्स और बटा क्या है दोस्तों? 4। तो 4 का इधर क्या हो जाएगा दोस्तों? तिर्यक गुणा, तो 4 × 5 = 20, अर्थात 20 बराबर हो जाएगा 13 + यक्स। एक्स का मान निकालेंगे, 13 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -13, अर्थात 20 - 13 बराबर हो जाएगा दोस्तों यक्स। तो 20 में से 13 घटाएंगे, कितना बचेगा? 7, अर्थात यक्स बराबर हो गया है 7। तो दोस्तों एक्स का मान कितना आ गया? 7। 7 कहाँ है? ऑप्शन थर्ड में, अर्थात ऑप्शन थर्ड क्या है? सही है। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या पहले के चा पर। ए क्या दिया है? दो बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगी, तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पर भी एक फार्मूला लगेगा जिसे हम बीच की दूरी कहते हैं। तो इसका हल कर लेते हैं दोस्तों। फार्मूला होता है बीच की दूरी का, बीच की दूरी बराबर, अर्थात दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों, ये जो निर्देशांक होता है वह x, y के रूप का होता है। तो यहाँ पर दो बिंदु हैं, इसलिए पहले को हम x1, y1 मान लेंगे और दूसरे को x2, y2 मान लेंगे। तो x1 का मान कितना हो जाएगा? 2, y1 का मान 3, x2 का मान कितना हो जाएगा? 4, y2 का मान 1। तो इन सभी वैल्यूज़ को, अर्थात इन सभी मानों को हम इस फार्मूले में रख देंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? x1 का मान कितना है? 2 माइनस x2 का मान कितना है? 4 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है दोस्तों? 3 माइनस y2 का मान कितना है? 1, तो इसका भी होल स्क्वायर। इसे हल कर लेते हैं दोस्तों। क्या हो जाएगा? 4 में से अगर आप 2 निकालेंगे तो कितना बचेगा? -2, अर्थात -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 1 निकालेंगे, कितना बचेगा? 2, अर्थात 2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 और माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस, तो 4 आ गया और ये भी 2 दूना 4। अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो 4 4 कितना हो जाएगा दोस्तों? 8। √8 है, अर्थात हमें 8 का वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल कैसे निकाला जाता है दोस्तों? जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 8, कितने से कटेगा? 2 से, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 1 कम 2। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जोड़ा मिल गया है। जिसका जोड़ा मिल जाता है दोस्तों वह करड़ी से बाहर चला आता है, और जिसका जोड़ा नहीं मिलता है वह करड़ी के अंदर ही रहता है। अर्थात इस 2 का जोड़ा मिल गया तो 2 बाहर चला आएगा, और ये जो 2 बचा हुआ है यह करड़ी के अंदर ही रहेगा। अर्थात हमारा कितना आंसर आ गया दोस्तों? 2√2। तो किस ऑप्शन में? यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 में है 2√2, अर्थात ऑप्शन 3 सही है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये प्रश्न 1 के 6 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दोस्तों आप फार्मूले को याद कर लीजिएगा और सभी क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को समझते चलिएगा, ताकि इससे रिलेटेड अगर आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप उसे अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों आप इसे पोज करके नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न संख्या दूसरे का क्या है दोस्तों? यदि द्विघात समीकरण x² - 2 के x - 6 = 0 का एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर इस द्विघात समीकरण का एक मूल हमें दिया गया है, तो k का मान ज्ञात करना है।
दोस्तों मूल का मतलब होता है यक्स का मान, अर्थात यक्स का मान हमें कितना दिया है 3। तो इसका हल कर लेते हैं दोस्तों। चूंकि x बराबर कितना दिया है दोस्तों 3, और समीकरण हमें क्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 बराबर 0, अर्थात इस समीकरण में हमें x के स्थान पे कितना रख देना है 3। तो यहाँ x का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 3 का स्क्वायर माइनस 2k, यहाँ पर देखिए दोस्तों किसी भी चीज का सिंबल नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा गुणा, x के स्थान पे क्या रख देंगे 3 माइनस 6 बराबर 0। 3 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 3 त्रिका 9, और ये 2 3 6 के हो जाएगा माइनस 6 के, और क्या है दोस्तों माइनस 6 बराबर 0। तो दोस्तों 9 में से अगर हम 6 को घटाएंगे कितना बचेगा 3, तो यहाँ पर बचेगा 3, और क्या है माइनस 6 के बराबर 0। देखिए दोस्तों हम 3 को उधर ले जाएंगे तो 3 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, अर्थात माइनस 6 के बराबर हो जाएगा -3। तो दोस्तों हम k का मान निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा -3, और ये 6 नीचे चलाएगा तो -6, माइनस माइनस कट जाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अर्थात k बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 1/2। अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या दूसरे का खा क्या दिया है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसका मान ज्ञात करना है तो इसके लिए दोस्तों आपको tan 30 डिग्री का मान पता होना चाहिए। तो इसका हल कर लेते हैं दोस्तों। क्या है 2 tan 30 डिग्री, अर्थात 2 और tan 30 डिग्री। यहाँ पर देखिए दोस्तों किसी भी चीज़ का सिंबल नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा गुणा, जब किसी भी चीज़ का सिंबल नहीं होता है तो वहाँ पर गुणा होता है। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों 1/√3, अब बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, अर्थात tan 30 अंश का मान होता है 1/√3, स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों स्क्वायर हो जाएगा, यही बराबर हो जाएगा गुणा सीधे सीधे होता है तो 2 एकम 2 बटा √3, और ये बटा हो जाएगा 1 + देखिए दोस्तों 1/√3 का होल स्क्वायर, अर्थात 1 का भी स्क्वायर करना है और √3 का भी स्क्वायर करना है तो 1 एकम 1 बटा √3 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 3, क्योंकि स्क्वायर से अंडर कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं तो 2/√3 बटा इसका क्या हो जाएगा दोस्तों भिन्न वाला सवाल, अर्थात 3 एकम 3, 3 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4, 4/3 है तो 3। देखिए दोस्तों यह भी अंशपान हर के रूप का है, यह भी अंशपान हर के रूप का है, तो इसे अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो यह पलट जाएगा, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा 2/√3, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसे ऊपर ले जाएंगे तो गुणा में बदलेगा, और 4/3 है तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3/4। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप 2 से 4 कट जाएगा, अर्थात 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब सीधे सीधे गुणा कर देंगे तो 3 एकम 3 बटा 2 का अगर आप √3 में गुणा करेंगे तो 2/√3। दोस्तों जब भी अंडर में कोई वैल्यू नीचे होती है तो हम उसी से अंश बाहर में गुणा कर देते हैं, अर्थात यहाँ बराबर हो जाएगा हमारे पास क्या है 3/2 √3, तो नीचे √3 है अर्थात √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, जिसको हम परिमेयीकरण कहते हैं। तो दोस्तों गुणा सीधे सीधे करेंगे, अर्थात 3 का √3 में करेंगे कितना हो जाएगा 3/√3। दोस्तों अगर √3 का गुणा √3 में करेंगे तो कितना आएगा 3, और 3 दूनी 6। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कट गया, तो कितना बचा है √3/2, अर्थात इसका आंसर आ गया √3/2। या दोस्तों आप इसी को लिख सकते हैं sin 60 अंश, क्योंकि sin 60 अंश का मान कितना होता है दोस्तों √3/2। तो आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तो पोज करके आप इसे नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या दूसरे का ग क्या है दोस्तों, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 169 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों इससे पहले बहुविकल्पी प्रश्न में भी यही पूछा गया था, वहाँ भी हमें क्षेत्रफलों का अनुपात दिया था और भुजाओं का अनुपात पूछा था, और यहाँ पर भी दोस्तों हमें वही दिया है, क्षेत्रफल क्रमशः 169 और 225 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं, अर्थात इनका अगर हम अनुपात निकालेंगे तो 169:225 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया दोस्तों, संगत भुजाओं का अनुपात। तो जो फार्मूला हमने उस बहुविकल्पी प्रश्न में लगाया था वही फार्मूला यहाँ पर भी यूज होगा। तो इसका हल कर लेते हैं दोस्तों। जैसा कि पहले ही बताया गया कि जो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होता है वह उनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, अर्थात a1/a2
बराबर होता है x बटा वाई का होल स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमें क्षेत्रफल दिया गया है, अर्थात a1 बटा a2 की वैल्यू दी गई है और संगत भुजाओं का अनुपात पूछा है। तो दोस्तों अगर हम संगत भुजाओं का अनुपात निकालेंगे अर्थात x बटा वाई का मान निकालेंगे तो स्क्वायर इधर आएगा तो क्या लग जाएगा दोस्तों, अंडर रूट, अर्थात x बटा वाई बराबर हो जाएगा अंडर रूट a1 बटा a2। तो अब हम a1 बटा a2 का मान रख देते हैं दोस्तों। क्या दिया है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 169 और 225 हैं, अर्थात 169 बटा 225, इनका हम क्या निकाल लेते हैं दोस्तों, अनुपात, बराबर क्या होगा 169 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों 13। अगर हम 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 169, अर्थात 13 बटा 225 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों 15, अर्थात अगर हम 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आ जाएगा। तो इस प्रकार 169 बटा 225 का वर्गमूल क्या हो जाएगा दोस्तों 13 बटा 15। तो इसका आंसर आ जाएगा 13 बटा 15। बट दोस्तों यहाँ पर क्या कहा है, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, तो इनको हम अनुपात के रूप में बदल देंगे, अर्थात x अनुपाते y बराबर हो जाएगा 13 अनुपाते 15। तो ये हो गया आपका दोस्तों आंसर। अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या दूसरे के घ पर। क्या दिया है, 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.5 किलोग्राम है, उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर भी समांतर माध्य का वही फार्मूला यूज होगा जो अभी बहुविकल्पी प्रश्न में यूज हुआ था। तो इसका हल कर लेते हैं दोस्तों। समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटा पदों की संख्या। बट दोस्तों यहाँ पर आपको 12 व्यक्ति दिए गए हैं, अर्थात व्यक्तियों की संख्या दी गई है और भारों का योगफल पूछा गया है, अर्थात हम यहाँ लिख सकते हैं भारों का योग बटा व्यक्तियों की संख्या। वहाँ पर हमने क्या लिखा था दोस्तों, पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो दोनों बराबर हैं, जो हमें दिया रहेगा उस प्रकार हम लिख देंगे। तो दोस्तों 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य हमें कितना दिया है 45.5, अर्थात समांतर माध्य का मान दिया है 45.5 बराबर भारों का योग दोस्तों हमें ज्ञात करना है। तो भारों का योग नोट कर लेते हैं, भारों का योग। और दोस्तों व्यक्तियों की संख्या हमें कितना दिया है 12 व्यक्तियों ना, तो 12 लिख देंगे। हमें क्या ज्ञात करना है, भारों का योग। तो अगर हम इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं तो हमें भारों का योग पता चल जाएगा, अर्थात 12 का गुणा कर देंगे, 12 25 60 का 0 हासिल 6, 12 25 60, 60 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 66, 66 का 6 हासिल 6, 12 चौका 48, 48 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 54, एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे हमने दशमलव लगा दिया। ये किसका मान हो गया दोस्तों, भारों का योग। तो दोस्तों इस प्रकार भारों का योग कितना आ गया है 546.0, अर्थात 546। तो दोस्तों आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। आप इन्हें पोज करके नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके दोस्तों, आते हैं प्रश्न संख्या तीसरे के का पर। क्या दिया है दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का मासा अर्थात HCF और लासा अर्थात LCM ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 400 का मासा और लासा ज्ञात करना है, अर्थात HCF और LCM ज्ञात करना है। तो इसे हल कर लेते हैं दोस्तों। पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड हम कैसे करते हैं, यहाँ पर आप ले लीजिए 96 और यहाँ पर ले लीजिए 404, इन दोनों का हम कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों इसके लास्ट में क्या है, सम संख्या अर्थात 6, अर्थात या 2 से कटेगा तो 2 से काट देते हैं, 2 चौक 8, यहाँ पर एक बचा इधर जाएगा कितना हो जाएगा 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा 2 दूना 4, 2 चौक 8, फिर 2 से कटेगा दोस्तों 2 एक कम 2, 2 दूना 4, फिर से 2 से कटेगा 2 छक 12, फिर 2 से कटेगा 2 तिया 6, और अब की बार कितने से कटेगा दोस्तों 3 से, 3 एक कम 3। इसे काट लेते हैं दोस्तों, 2 से कटेगा 2 दूना 4, 0 नोट कर लेंगे, 2 दूना 4, फिर से 2 से कटेगा 2 एक कम 2, 0 नोट कर लेते हैं, 2 एक कम 2। अब देखिए दोस्तों इसके लास्ट में कितना है, विषम संख्या है, अर्थात यह 2 से नहीं कटेगा। दोस्तों 101 101 से ही कटेगा, तो 101 से काट देते हैं, 101 एक कम 101, ठीक है। या किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, ना तो 2 से कटेगा, ना तो 3 से, ना तो 5 से, ना तो 7 से, अर्थात 101 101 से ही कटेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने कर लिया है अभाज्य गुणनखंड, लिख देते हैं, अर्थात
इसलिए 96 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या है दोस्तों? 96 बराबर कितना आ गया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितनी बार है दोस्तों? 1 2 3 4 5 बार, 1 2 3 4 5 और गुणे क्या है? 3। और दोस्तों 404 का अभाज्य गुणनखंड क्या है उसे भी लिख देते हैं, तथा 404 का अभाज्य गुणनखंड कितना है दोस्तों? 404 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 101। दोस्तों हमें क्या ज्ञात करना है? मासा और लासा। तो पहले हम मासा ज्ञात कर लेते हैं। मासा जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं HCF। तो दोस्तों मासा क्या होता है? जो दोनों संख्याओं में मिलता है अर्थात उभयनिष्ठ होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 गुणे 2 है, यहाँ पर भी 2 गुणे 2 है, अर्थात यही दोनों में मिल रहा है और कोई संख्या मिल नहीं रही है। तो क्या हो जाएगा इसका मासा? 2 गुणे 2, गुणा कर देंगे 2 दूना 4, अर्थात 4 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? मासा। अब हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों? लासा। तो लासा ज्ञात कर लेते हैं। लासा को हम इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों LCM। LCM क्या होता है दोस्तों? जो मिल रहा है उसे भी लेना है और जो नहीं मिल रहा है उसे भी लेना है। तो यहाँ पर क्या मिल रहा था दोस्तों? 2 गुणे 2, तो इन दोनों का एक बार ही लिखेंगे। तो 2 गुणे 2 हमने लिख लिया। अब ये संख्याएं नहीं मिल रही हैं फिर भी इन्हें लिखेंगे। तो गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इधर क्या है दोस्तों? 101। इन सब का दोस्तों गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 2 दूना 4। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे दोस्तों, 4 दूनी 8। अब 8 का पढ़ेंगे 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है दोस्तों, तो 32 आ गया गुणे 3 का इसमें गुणा कर देते हैं, 3 एकम 3, 0 हो जाएगा, 3 एकम 3, अर्थात अब इन संख्याओं का गुणा करना है। तो गुणा कर लेते हैं दोस्तों, कितना है? 303 गुणे 32 कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 तिया 6, 0 में गुणा करेंगे आप तो 0 ही आएगा, 2 तिया 6, 3 से 3 त्रिक्का 9, 0 में गुणा करेंगे 0 होगा, 3 त्रिक्का 9। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? गुणा में हम जोड़ते हैं तो 6 हो जाएगा, 9 0 9 होगा, 6 0 6 होगा और 9 नोट कर लेंगे। कितना आ गया दोस्तों? 96 अर्थात 9696। तो ये क्या आ गया दोस्तों? आपका लासा। तो दोस्तों इसी प्रकार किसी भी संख्या का अगर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करने के लिए कहेगा तो हम इसी प्रकार ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप इसे पोज करके नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या तीसरे का खा क्या है दोस्तों? के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों kx + 3y - k - 3 = 0 एवं 12x + ky - k = 0 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। दोस्तों अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए क्या होता है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अर्थात ये तीनों अनुपात बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले हमें क्या चाहिए? a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो हम इन दोनों समीकरणों से निकाल लेते हैं। पहले क्या दिया है दोस्तों? kx + 3y - k - 3 = 0, इसे मान लेंगे दोस्तों समीकरण 1। दूसरा क्या दिया है दोस्तों? 12x + ky - k = 0, इसे मान लेंगे समीकरण 2। तो दोस्तों हम समीकरण 1 और 2 में इनके जो मानक समीकरण होते हैं उनसे तुलना करेंगे, अर्थात समीकरण 1 में किससे तुलना करेंगे दोस्तों? a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना कर देंगे। से तुलना करने पर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर देखिए kx है, यहाँ पर क्या है? a1x, अर्थात a1 के स्थान पे क्या है? k, तो a1 का मान हो जाएगा k। यहाँ पर क्या है दोस्तों? b1y, जबकि यहाँ पर क्या है? 3y, अर्थात b1 के स्थान पे कितना है? 3, तो b1 बराबर हो जाएगा 3। और यहाँ पर दोस्तों प्लस c1 है, अर्थात जो पूरा वैल्यू होगा वो किसका मान होगा? c1 का। तो c1 बराबर हो जाएगा -k - 3। अब इसी प्रकार दोस्तों हम समीकरण 2 में किससे तुलना करेंगे? a2x + b2y + c2 = 0 से। तो लिख लेते हैं समीकरण 2 में a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर
कर लेते हैं दोस्तों। क्या हो जाएगा यहाँ पर a2x, यहाँ पर क्या है 12x, अर्थात a2 के स्थान पे कितना है 12। यहाँ b2y है, यहाँ कितना है दोस्तों ky, अर्थात b2 के स्थान पे कितना है k। और यहाँ पर प्लस c2 है, यहाँ पर क्या है दोस्तों माइनस k, अर्थात c2 के स्थान पे है माइनस k। तो दोस्तों हमने a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान निकाल लिया है। अब हमें क्या कहा है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए, अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए क्या होता है दोस्तों, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो दोस्तों यहाँ पर तीनों एक दूसरे से बराबर होते हैं, तो यहाँ हम किसी दो को बराबर करके हल कर लेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं किसको, केवल इन दोनों को। तो इसलिए a1 बटा a2 बराबर हो जाएगा b1 बटा b2। अब दोस्तों हम यहाँ a1 a2 b1 b2 का मान रख करके k का मान निकाल लेंगे। तो रख देते हैं दोस्तों, a1 का मान कितना है k बटा a2 का मान कितना है 12 बराबर b1 का मान कितना है दोस्तों 3 बटा b2 का मान कितना है k। कितना हो जाएगा दोस्तों, इसे हल कर लेते हैं। तिर्यक गुणा होता है ना दोस्तों, जब बराबर रहेगा तो तिर्यक गुणा होगा। तो k का k में करेंगे कितना हो जाएगा k स्क्वायर, और 12 का 3 में करेंगे तो 12 तिया 36। अब दोस्तों यहाँ स्क्वायर है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट यानी करड़ी। तो k बराबर हो जाएगा अंडर रूट 36, या k बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 36 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 6। k बराबर कितना आ जाएगा 6। यदि आप वर्गमूल निकालना नहीं जानते तो यहाँ आप देख लीजिए 36 है दोस्तों, पहले लास्ट में सम संख्या है तो 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, कितना बचा 1, कितना हो जाएगा 16, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से कटेगा 2 नवा 18, अब 3 से कटेगा 3 त्रिका 9 और 3 एक कम 3। तो दोस्तों वर्गमूल निकालने के लिए हम जोड़ा मिलाते हैं। तो आप देख सकते हैं 2 का जोड़ा मिल गया और 3 का जोड़ा मिल गया, अर्थात 2 तिया 6। तो इस प्रकार 36 का वर्गमूल कितना आ गया 6। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। आप इसे पोज करके नोट कर सकते हैं या इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3 का गा क्या है दोस्तों, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर क्या कहा गया है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है दोस्तों, समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसे नाम से ही पता है समद्विबाहु, जिसके दोनों बाहु क्या हो दोस्तों समान हो, अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसकी दोनों भुजाएं समान हो उसे हम क्या कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और क्या दिया है, जिसका कोण C समकोण है, और यह समद्विबाहु त्रिभुज दोस्तों समकोण भी है। आते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। प्रश्न संख्या 3 का घ क्या है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें आधार की त्रिज्या दिया गया है और उसकी ऊंचाई दी गई है, जबकि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दोस्तों आप देख सकते हैं बेलन से सवाल पूछा गया है, तो इससे रिलेटेड जितने भी फार्मूले होंगे उन्हें आप याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें पहले एक बेलन बनाएंगे। बेलन तो दोस्तों आप जानते ही होंगे, चौका बेलन नाम सुने ना, जिस पर रोटी बनाई जाती है और जिससे बेला जाता है, वही बेलन है दोस्तों। केवल जो पकड़ने वाला है उसे आप हटा देंगे तो उसे हम क्या कहेंगे बेलन। तो बेलन हम बना लेते हैं दोस्तों इस प्रकार। इसे आप खड़ा करके भी बना सकते हैं। तो क्या दिया है, बेलन के आधार की त्रिज्या, इसे दोस्तों हम खड़ा ही कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, 2 वृत्त बन रहे हैं बेलन में, एक ऊपर और एक नीचे। तो इसका दिया है त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। त्रिज्या क्या होती है दोस्तों, वृत्त का जो आधा होता है इसे त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम r से प्रदर्शित करते हैं। तो ये दिया है 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितना दिया है दोस्तों 14 सेंटीमीटर, जिसे हम h से प्रदर्शित करते हैं। पूछा क्या गया है दोस्तों, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले हम लिख लेंगे, हमें दिया है बेलन की त्रिज्या, जिसे हम r से प्रदर्शित करते हैं, कितना दिया है दोस्तों 4 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, बेलन की ऊंचाई, अर्थात बेलन की ऊंचाई
इसे हम एच से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या जा रहा है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको पता होना चाहिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं दोस्तों, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दोस्तों होता है 2 पाई आर एच, या हम कह सकते हैं 2 गुणे पाई का मान कितना है होता है दोस्तों 22/7 गुणे आर का मान हमें दिया गया है त्रिज्या कितना है 4 गुणे एच का मान हमें दिया है दोस्तों 14। तो आप देख सकते हैं 7 से 14 कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और दोस्तों क्या बचा है 22 दूना 44, तो सीधे सीधे गुणा हो जाएगा। तो 22 दूना 44 गुणे 4, 4 दूनी 8, इसका भी गुणा कर देते हैं दोस्तों, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 चौक 32 3 35, अर्थात 352 आ गया। और दोस्तों हमें किस में दिया है सेंटीमीटर में, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों आप इसे पोज करके नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिसका कोण सी क्या है समकोण है, तो बना लेते हैं एक त्रिभुज समकोण। इसका नाम क्या है दोस्तों ए बी सी, और इसका कोण सी क्या है समकोण है, अर्थात इसे हम ए मान लेते हैं, इसे बी और इसे सी। एक कैसा है दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात इसकी 2 भुजाएं बराबर होंगी, अर्थात ए सी जो होगा वह बी सी के बराबर होगा। हमें सिद्ध क्या करना है दोस्तों ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो चूंकि यह एक क्या है दोस्तों समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण सी क्या है समकोण, या समद्विबाहु तो है ही, इसके साथ ही साथ यह एक समकोण त्रिभुज भी है। तो समकोण त्रिभुज के लिए दोस्तों हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो लिख लेंगे इसका हल, त्रिभुज ACB में, समकोण त्रिभुज ACB में, तो क्या लगाएंगे दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से ए क्या होता है दोस्तों कर्ण का स्क्वायर जो होता है वह लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है, अर्थात कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात दोस्तों कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर कर्ण क्या है कर्ण AB है, अर्थात AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब क्या है दोस्तों AC स्क्वायर प्लस आधार क्या है BC का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर एक आपको शर्त दिया गया है, कौन सा त्रिभुज है समद्विबाहु, अर्थात इसकी 2 भुजाएं समान हैं, अर्थात AC बराबर क्या है BC। तो लिख सकते हैं चूंकि AC बराबर क्या है BC, अर्थात दोस्तों हम BC के स्थान पे क्या रख सकते हैं AC रख सकते हैं, क्योंकि हमें AC के रूप में ही सिद्ध करना है। तो हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं प्लस BC के स्थान पे क्या रखेंगे दोस्तों AC, तो BC स्क्वायर क्या हो जाएगा AC स्क्वायर, अर्थात AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2AC स्क्वायर। तो दोस्तों यही हमें सिद्ध करना था, अर्थात यही प्रूव्ड हो गया, या हिंदी में हम कहते हैं इति सिद्धम। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे पोज करके नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। प्रश्न संख्या 3 का घ क्या है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें आधार की त्रिज्या दिया गया है और उसकी ऊंचाई दी गई है, जबकि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दोस्तों आप देख सकते हैं बेलन से सवाल पूछा गया है, तो इससे रिलेटेड जितने भी फार्मूले होंगे उन्हें आप याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें पहले एक बेलन बनाएंगे। बेलन तो दोस्तों आप जानते ही होंगे, चौका बेलन नाम सुने ना, जिस पर रोटी बनाई जाती है और जिससे बेला जाता है, वही बेलन है दोस्तों। केवल जो पकड़ने वाला है उसे आप हटा देंगे तो उसे हम क्या कहेंगे बेलन। तो बेलन हम बना लेते हैं दोस्तों इस प्रकार, इसे आप खड़ा करके भी बना सकते हैं। तो क्या दिया है बेलन के आधार की त्रिज्या, इसे दोस्तों हम खड़ा ही कर देते हैं। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं आप 2 वृत्त बन रहे हैं बेलन में, एक ऊपर और एक नीचे। तो इसका दिया है त्रिज्या
4 सेंटीमीटर है। त्रिज्या क्या होती है दोस्तों? वृत्त का जो आधा होता है इसे त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम r से प्रदर्शित करते हैं। तो ये दिया है 4 सेंटीमीटर। और ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितना दिया है दोस्तों? 14 सेंटीमीटर, जिसे हम h से प्रदर्शित करते हैं। पूछा क्या गया है दोस्तों? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले हम लिख लेंगे, हमें दिया है बेलन की त्रिज्या, जिसे हम r से प्रदर्शित करते हैं, कितना दिया है दोस्तों? 4 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? बेलन की ऊंचाई, अर्थात बेलन की ऊंचाई, इसे हम h से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या जा रहा है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको पता होना चाहिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं दोस्तों, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दोस्तों होता है 2πr/h, या हम कह सकते हैं 2 गुणे पाई का मान कितना है होता है दोस्तों? 22/7 गुणे r का मान हमें दिया गया है, त्रिज्या कितना है? 4 गुणे h का मान हमें दिया है दोस्तों 14। तो आप देख सकते हैं 7 से 14 कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। और दोस्तों क्या बचा है? 22 दूना 44, तो सीधे सीधे गुणा हो जाएगा। तो 22 दूना 44 गुणे 4, 4 दूनी 8, इसका भी गुणा कर देते हैं दोस्तों। 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 चौक 32 3 35, अर्थात 352 आ गया। और दोस्तों हमें किस में दिया है? सेंटीमीटर में। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों आप इसे पोज करके नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या चौथे का क्या है दोस्तों? दिया है मासा 306, 657 बराबर 9, अर्थात 306 और 657 का मासा अर्थात HCF हमें दिया गया है कितना? 9। तो लासा अर्थात LCM 306, 657 ज्ञात कीजिए, अर्थात हमें इसका लासा ज्ञात करना है और इसका मासा दिया है। दोस्तों यहाँ दोनों संख्याओं का मासा हमें दिया गया है और लासा ज्ञात करना है। तो इसका हल कर लेते हैं। क्या होता है दोस्तों फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा, या हम कह सकते हैं HCF गुणे LCM। ठीक है दोस्तों, हमें क्या ज्ञात करना है? लासा ज्ञात करना है। तो अगर हम लासा का मान निकालेंगे दोस्तों तो मासा क्या चला आएगा? नीचे। अगर हमें मासा का ज्ञात करना होता तो लासा क्या चला आता? नीचे। तो हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों? लासा का मान। तो इसलिए लासा बराबर, अर्थात इसको हम क्या कह सकते हैं? LCM बराबर क्या हो जाएगा? दो संख्याओं का गुणनफल बटा मासा, नीचे चलाएगा मासा, अर्थात हम कह सकते हैं HCF। तो दोस्तों लासा अर्थात LCM बराबर क्या हो जाएगा? दो संख्याओं का गुणनफल। संख्याएं हमें क्या क्या दी गई हैं दोस्तों? 306, 657। देखिए 306, 657, तो इनका गुणनफल निकाल लेंगे, अर्थात 306 गुणे 657 बटा इनका HCF क्या दिया है दोस्तों? HCF दिया है इन दोनों संख्याओं का 9, तो बटा कितना हो जाएगा? 9। अब 9 से काट देते हैं दोस्तों, 9 एकम 9, ये कितनी बार जाएगा? 9 त्रिक 27, बचा 3, इसमें जाएगा 36, 9 चौक 36, तो कितना आ गया दोस्तों? 34 गुणे 657। इसका गुणा कर देते हैं, 657 गुणे 34, 4 सत्ते 28 का 8 हासिल 2, 4 पच्चे 20, 20 में 2 जोड़ेंगे 22, 22 का 2 हासिल हो जाएगा फिर से 2, 4 छक 24 और 2 26। अब 3 से करेंगे, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 3 पच्चे 15, 2 17 का 7 हासिल 1, 3 छक 18, 1 19। जोड़ दीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा? 8, 2 1 3, 7 6 13 का 3 हासिल 1, 9 2 11, 1 हासिल 12 का 2 हासिल 1, 1 1 2, अर्थात आ गया है 22,338। तो लिख देते हैं 22,338। तो दोस्तों हमें दो संख्याओं का मासा दिया था अर्थात HCF दिया था और पूछा गया था लासा अर्थात LCM, तो हमने उसे निकाल लिया है। दोस्तों अगर आपको इसी का विपरीत लासा दे देता, मासा पूछता, फिर भी आप यही फार्मूला लगाते, केवल यहाँ पर आप तब किसका मान निकालते? मासा का, और लासा तब नीचे चला आता। तो दोस्तों
आप इसे पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या चौथे का खा क्या है दोस्तों, यदि साइन 3a बराबर कास a माइनस 26 डिग्री अर्थात a माइनस 26 डिग्री हो, जहां 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों न्यून कोण का मतलब क्या होता है, 90 अंश से कम है। तो दोस्तों इस प्रकार के जितने भी प्रश्न हैं आप उसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हुए समझेंगे। तो इसका हल कर लेते हैं दोस्तों। हमें क्या दिया है, साइन 3a बराबर कास a माइनस 26 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ पर कहा है 3a क्या है, एक न्यून कोण है। दोस्तों साइन a को हमें ऐसा तोड़ना है कि उसमें क्या आ जाए, कास। तो हम जानते हैं कास 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा। अर्थात साइन 3a के स्थान पे हम रख सकते हैं कास 90 माइनस 3a, क्योंकि दोस्तों एक फार्मूला होता है, चूंकि कास 90 माइनस ए बराबर क्या होता है दोस्तों, साइन ए। तो इसलिए हम साइन ए के स्थान पर कास 90 माइनस ए भी लिख सकते हैं। तो हमने साइन 3a के स्थान पे क्या लिख दिया, कास 90 माइनस 3a। और इधर क्या है दोस्तों, कास a माइनस 26 डिग्री। तो दोस्तों दोनों तरफ कास है तो कट जाएंगे, क्या बचेगा, 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री। अब दोस्तों हम a वाले को एक साथ कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है माइनस 3a, a इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस a, इधर क्या है माइनस 26, 90 इधर जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि इधर क्या है प्लस में। तो माइनस 3a माइनस a के जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस 4a, और माइनस 26 माइनस 90 जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 0 6 9 2 11 अर्थात माइनस 116। तो हमें a का मान निकालना है दोस्तों, a बराबर हो जाएगा माइनस 116 बटा माइनस 4। तो माइनस माइनस कट जाएंगे, 4 से काट देते हैं दोस्तों, कितनी बार जाएगा, 11 है, 4 दूनी 8 बचा 3 36, 4 नवा 36 अर्थात a बराबर आ गया है 29 डिग्री। तो दोस्तों इस प्रकार आपको अगर कोई भी प्रश्न दे और ऐसा कहे जहां ये क्या है न्यून कोण है, तो आप उसे इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या चौथे का गा क्या है दोस्तों, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पहले हमें इस प्रकार के क्वेश्चंस को हल करने के लिए फिगर बनाना पड़ेगा। तो क्या है दोस्तों, 10 मीटर लंबी सीढ़ी, सीढ़ी किस प्रकार रहेगी दोस्तों, इस प्रकार सीढ़ी लगाई जाएगी, और इधर क्या रहेगा इसका आधार, क्योंकि किसी चीज पर सीढ़ी लगाई जाएगी ना, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी पर आप सीढ़ी लगाएंगे ना दोस्तों, तो पृथ्वी क्या हो जाएगा आधार, और ये क्या हो गई सीढ़ी। तो 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर, यहां पर क्या है दोस्तों, एक दीवार लगा हुआ है, ठीक है, ये क्या हो गया दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर अर्थात ये दीवार की ऊंचाई दिया है। और दोस्तों क्या दिया है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, सीढ़ी की लंबाई कितना दिया है दोस्तों, 10 मीटर। ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है, यहां पर क्या लगा हुआ है दोस्तों, एक खिड़की लगा हुआ है। दीवार के आधार से, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए, अर्थात इसे हमें ज्ञात करना है। तो इसे हम मान सकते हैं, माना दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी कितनी है दोस्तों, x है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि दीवार होगा तो वह सीधा एकदम होगा ना दोस्तों, सीधा लिखा भी गया है, तो सीधा होगा अर्थात कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का, अर्थात समकोण होगा। तो दोस्तों जब समकोण त्रिभुज में हमें दो भुजाएं पता हो, तीसरी भुजा ज्ञात करना हो, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो ले लेंगे, पहले क्या मान लेंगे दोस्तों, माना दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी कितनी है दोस्तों, x है।
यक्स है। अब ले लेते हैं समकोण त्रिभुज किसमें दोस्तों, इसका नामकरण कर देते हैं, क्योंकि जब हमने इसे बनाया है तो इसका नामकरण भी हम ही करेंगे। तो इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है दोस्तों, हमें क्या दिया है, ए बी का मान पता है, ए बी बराबर कितना है 8 मीटर। और दोस्तों क्या है, ए सी का मान पता है, ए सी बराबर कितना है 10 मीटर। हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, बीसी। बीसी को हमने क्या मान लिया है, यक्स मान लिया है, अर्थात हमें बीसी ही ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसमें दो भुजाएं दी गई है, तीसरा ज्ञात करना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो इसलिए लिखेंगे दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है दोस्तों, ये कर्ण का स्क्वायर। कर्ण किसे कहते हैं, समकोण के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। और दोस्तों लंब ए भी हो सकता है, लंब ए भी हो सकता है, ये चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू एंगल, यानी एंगल के अनुसार। अगर हम ए वाला एंगल ले लेते हैं, ए वाला कोण ले लेते हैं तो लंब ए हो जाएगा, जबकि अगर ए वाला कोण ले लेते हैं तो लंब ए हो जाएगा। तो लंब और आधार में निर्धारित नहीं किया जा सकता बिना एंगल का कि कौन सा लंब है कौन सा आधार, तो हम कोई भी मान सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कितना है, AC, अर्थात AC स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब दोस्तों हम मान लेते हैं AB को, अर्थात AB का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अर्थात BC का स्क्वायर। तो वैल्यू रख देते हैं दोस्तों, AC का मान कितना है 10, अर्थात 10 का स्क्वायर बराबर AB का मान कितना है दोस्तों 8, 8 का स्क्वायर प्लस BC हमें ज्ञात करना है, इसे हमने क्या मान लिया है x, अर्थात x का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा दोस्तों, 10 10 में 100 और 8 64 प्लस x स्क्वायर तो वही रहेगा। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, ये अचर है तो इसको एक साथ कर लेते हैं, अर्थात 64 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 64 बराबर x स्क्वायर। तो 100 में से 64 घटाएंगे दोस्तों कितना बचेगा 36, अर्थात 36 बराबर x स्क्वायर, या हम कह सकते हैं x स्क्वायर बराबर 36। तो x का मान निकालेंगे दोस्तों, स्क्वायर इधर आएगा क्या लग जाएगा अंडर रूट, अर्थात अंडर रूट 36, अर्थात हमें 36 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 36 का वर्गमूल कितना होगा दोस्तों 6, क्योंकि 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो 36 का वर्गमूल कितना आ गया 6। ये हमें किसमें दिया है दोस्तों, मीटर में दिया है, अर्थात 6 मीटर। तो हम दोस्तों यहाँ लिख देंगे, अतः दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी 6 मीटर है। तो दोस्तों आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आप इसे पोज करके नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या चौथे का घ 5.8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए और इसे 4:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को हम इसे सॉल्व करते करते समझेंगे, ताकि आप इस प्रकार के जितने भी प्रश्न रहे उसे अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो इसका हल कर लेते हैं दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों, हमें दिया है 5.8 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड। तो दोस्तों आप स्केल के द्वारा माप कर बनाइएगा, मैं वैसे ही बना लेता हूँ। क्या चाहिए हमें, 5.8 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड। तो मैंने एक रेखाखंड खींच दिया, इसे हम मान लेते हैं दोस्तों 5.8 सेंटीमीटर लंबाई का ये है। दोस्तों आपको माप करके बनाना है, आप स्केल अर्थात फीट के द्वारा माप करके बनाएंगे। दोस्तों यहाँ पर क्या कहा है 4:3, तो पहले आप 4 और 3 को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 7। तो दोस्तों पहले हमने 5.8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींच लिया, इसे हम मान लेते हैं क्या है BC। इसके बाद दोस्तों आप B से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण खींचेंगे। तो B से एक न्यून कोण बनाती हुई किरण खींचा, इसका नाम हम ले लेते हैं दोस्तों BX, ठीक है। अब 4:3 में हमें इसे विभाजित करना है, तो 4 और 3 को जोड़ेंगे कितना होगा दोस्तों 7, अर्थात 7 चाप आपको इस पर लगाना है। 7 चाप का मतलब 7 आर्क लगाना है। आर्क कैसे लगाते हैं दोस्तों, इस प्रकार, ऐसे आप गोला प्रकार लेंगे और इस प्रकार आर्क लगाएंगे। सभी आर्क क्या होने चाहिए दोस्तों, समान लंबाई के होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो हम इस प्रकार लगा देते हैं। कितने आर्क आप लगाएंगे, 4:3 का है, अर्थात 4 3 7। कितना हुआ दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 1 7। दोस्तों आपको इस प्रकार लगाना है और समान लंबाई का लगाना है, ठीक है। यानी सबके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। इसका नाम रख देते हैं हम दोस्तों x1 x2
x3, x4, x5 और x6 और क्या है दोस्तों x7, क्योंकि 4 और 3 कितना होगा 7। तो दोस्तों हमें इसे 4:3 के अनुपात में विभाजित करना है। तो दोस्तों अब हमने x7 तक इस पर दर्शा दिया है। अब x7 को हम किससे मिला देंगे दोस्तों c से। तो x7 को c से मिलाया, अर्थात मिला देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसी के समांतर ये जो हमने मिला दिया है इस रेखा के समांतर हम या तो 4 से रेखा खींचेंगे या तो 3 से, क्योंकि कहा है 4:3। तो अगर हम 4 से खींच देते हैं, जब इधर 4 हो जाएगा तो अपने आप 3 हो जाएगा, या 3 से खींचते हैं तो जब इधर 3 है तो अपने आप कितना हो जाएगा दोस्तों 4। तो हम 4 से भी खींच सकते हैं और 3 से भी खींच सकते हैं। तो इसके पैरेलल अर्थात इसके समांतर खींचेंगे। दोस्तों कैसे खींचते हैं समांतर, यहाँ से आप किसी भी त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे अर्थात एक आर्क लगाएंगे, और इसी त्रिज्या का आर्क दोस्तों आप कहाँ से लगाएंगे 4 से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप इसे माप लेंगे। इसे हमने क्या किया माप लिया। अब माप करके यहाँ से आप क्या लगा देंगे आर्क लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, कहाँ से हमने लगाया है 4 से, तो एक पॉइंट ए प्राप्त हुआ और ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं यहाँ पर। अब इन दोनों को मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे। ठीक है दोस्तों, अर्थात ये जो रेखा है इस रेखा की क्या है दोस्तों समांतर है। हमने इधर कितना माना था 4, अर्थात ये वाला कितना हो जाएगा 4 और इधर कितना बचा 3। देखिए दोस्तों जब यहाँ तक 4 हो गया तो इधर कितना बचा 1 2 3। तो इस प्रकार हमने 5.8 को 4:3 के अनुपात में विभाजित कर दिया है। तो आप लिख सकते हैं दोस्तों, इसे हम मान लेते हैं a, अर्थात BA अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों AC बराबर 4:, कितना बचेगा 3। तो इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं। दोस्तों यह रचनाएं का सवाल है, तो इसमें सबसे मेन होता है स्ट्रक्चर और उसकी रचना का चरण। तो हम रचना का चरण लिख देंगे दोस्तों, रचना के चरण। क्या होगा दोस्तों, जो जो हमने किया है वही इसमें लिखेंगे। ठीक है, पहला हमने क्या किया 5.8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड BC खींचा। तो लिख देते हैं पहला पॉइंट, 5.8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड BC खींचा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमने क्या किया, बिंदु B से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण BX खींचा। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा, बिंदु B से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण BX, क्या नाम है दोस्तों इसका BX खींचा। फिर थर्ड पॉइंट क्या होगा दोस्तों, तीसरा हमने क्या किया, किरण BX पर समान लंबाई के चाप x1 x2 x3 डॉट 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 कहाँ तक x7 लगाया। अर्थात तीसरा पॉइंट लिख लेते हैं दोस्तों, किरण BX पर समान लंबाई के चाप, समान लंबाई के चाप क्या नाम है दोस्तों इसका x1 x2 x1 कामा x2 कामा x3 डॉट डॉट कहाँ तक दोस्तों x7 अर्थात 7 तक लगाया। ठीक है दोस्तों, चौथा पॉइंट क्या होगा, हमने x7 को c से मिलाया। तो लिख देते हैं x7 को c से मिलाया। इसके बाद दोस्तों क्या किया, x7c के समांतर x4a खींचा। देखिए दोस्तों जो हमने आर्क लिया था और यहाँ पर भी आर्क लिया अर्थात चाप लिया और इसको माप करके यहाँ से चाप लगाया फिर इसको मिलाया। ये सब हमने इसलिए किया है कि इस रेखा के समांतर या रेखा हो जाए। तो यही लिख देते हैं दोस्तों पांचवें पॉइंट में, क्या है x7c के समांतर एक रेखा क्या है दोस्तों x4a खींचा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया पांचवा पॉइंट। तो हमने इसे मिला दिया इस प्रकार दोस्तों, PA होगा वो कितना होगा 4, जबकि AC कितना होगा 3, क्योंकि यहाँ तक हमने कितना लिया है 4 और इसके बाद कितना बच रहा है 3। तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार, फाइनली रिजल्ट क्या होगा दोस्तों, इस प्रकार BA या फिर कह सकते हैं AB, तो BA ही लिख लेते हैं, BA अनुपाते AC
बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हमने कितना लिया है 4, अर्थात 4 अनुपात इधर कितना बचा 3, तो BA अनुपात AC बराबर आ चुका है दोस्तों 4 अनुपात 3। तो दोस्तों आप इसे पोज करके नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने अनसॉल्व पेपर 2022 का सेट 1 जिसका कोड है 822 AV के प्रश्न 1 से प्रश्न 4 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्नों अर्थात प्रश्न 5 से प्रश्न 7 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।